जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम मौज से कर रहे होंगे, राइट। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं ना। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन एसिड एंड बेस सॉल्ट यानी चैप्टर 2 का भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आज का चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर्स में कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक्स रहेंगे, लिख देते हैं इधर, है ना। टॉपिक्स कौन कौन सा टॉपिक्स रहेगा? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना कि और थोड़ा बड़ा लिखूं, है ना। आप कमेंट कर सकते हो यदि आपको नहीं दिख रहा है तो। देन हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसी का हम लोग पहले फिजिकल पढ़ेंगे, देन हम लोग केमिकल्स पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे सर? तो फिजिकल में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है ना, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट। देन वो कैसा दिखता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स है। और द लास्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स है लेकिन उसमें भी ऐसी खूबियां हैं, है ना, जो मेटल से मिलते हैं, और कोई मेटल्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मेटल्स, है ना, एयर से कांटेक्ट होगा या फिर ऑक्साइड से कांटेक्ट होगा तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सारा रिएक्ट करने के बाद मेटल्स को, उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। यानी कि मेटल्स निकलता कैसे है ना, मतलब आता कहाँ से, कैसे इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इसका सारा प्रोसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो कि पिछले यानी कि थर्ड टॉपिक्स में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि व्हाट इज कोरोजन, ठीक है। फिर उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि कोरोजन होता क्या है, यदि कोरोजन है तो कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच वी विल डिस्कस टुडे। लेट्स स्टार्ट ना। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स का हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे, ठीक है, किसे कहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये आपके एग्जाम में कंपलसरी आता है ना, बोर्ड में दो या फिर प्री अर्ली एग्जाम में दो या फिर कोई भी यूनिट टेस्ट भी दो, सारा में इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको फिर ध्यान से सुनो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि एक तरफ हम मेटल्स लिखते हैं और एक तरफ नॉन मेटल्स, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हम लोग मेटल्स के बारे में हम लोग लिखेंगे, जानेंगे इधर। फिर इधर हम लोग लिख देते हैं नॉन मेटल्स कि क्या क्या नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, तो फिर सबसे पहले हम लोग मेटल्स को जानेंगे कि मेटल्स होता क्या है। तो मेटल्स वो होता है ना, जो जनरली हार्ड होता है ना, जो मतलब कड़ा होता है, जो मतलब उसको टच करने से वो टूट नहीं सकता है ना, उसको हम लोग कहेंगे
क्या मेटल्स कहेंगे, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं इट इज जनरली हार्ड। ठीक है, तो फिर हम लोग पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट दे करके हम लोग इधर लिख सकते हैं जनरली हार्ड। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी आपको एग्जाम में आएंगे तो फिर आप इसको एलोबरेट करके आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, देन नॉन मेटल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर ये हार्ड होता है, फिर ये हो जाएगा सॉफ्ट, है ना, ये हार्ड रहता है और ये सॉफ्ट रहता है। ठीक है, ओके, इतना कंप्लीट है। देन इसके और क्या 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 मेटल्स का ये हो सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर बेसिकली ये होता है सॉलिड, है ना, सॉलिड यानी कि पूरा हार्ड ही होता है। ठीक है, तो फिर हम इधर लिख सकते हैं सॉलिड। ठीक है, और इधर लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है, गैस में पाया जाता है एंड देन सॉलिड में, यानी कि तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल सॉलिड में पाए जाते हैं। सॉलिड जो होता है थोड़ा कड़ा होता है, राइट। हाँ, ओके। फिर हम लोग इसमें और भी जान सकते हैं, जैसे कि हो गया, इधर हम आपको साइड में लिख देते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो इधर लिख देंगे हम सॉलिड, लिक्विड, देन गैस। ठीक है, ओके। फिर और क्या क्या हो सकता है मेटल्स, तो मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि सोनरस हो सकते हैं, है ना। सोनरस, सोनरस मीन्स क्या होता है सर, तो सोनरस मीन्स होता है कि जो प्रोड्यूस करता है क्या, एक साउंड को, है ना, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सोनरस कहते हैं। जैसे कि आपके स्कूल्स में घंटी बजाने वाला बेल होता है, राइट, तो उसको ऐसे बजाते हैं आयरन वाला, है ना, तो वो आवाज करता है ना, तो वो क्या होता है, सोनरस मेटल्स होते हैं ना। तो फिर प्रोड्यूस अ साउंड, ऐसे लिख सकते हो, प्रोड्यूस अ साउंड। इसको और भी एलोबरेट में लिख सकते हो आप कि प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। ठीक है, जब कड़ा चीज पे यानी कि आयरन पे हम यदि मारेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, उससे आवाज आएगी। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, नॉन सोनरस होता है। ठीक है, इसमें कोई आवाज नहीं। ठीक है, ओके। फिर और हम लोग जानेंगे थर्ड में कि ये लस्ट्रस भी होता है। तो लस्ट्रस क्या होता है सर, तो लस्ट्रस होता है शाइनिंग द सरफेस, शाइनिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल सरफेस, जो भी है ना, मतलब कि जैसे कि कुछ मेटल्स है ना, तो मेटल्स चमकता है ना, जैसे कि सोना चांदी ये सब है जो चमकता है, राइट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो है मेटल्स। और इसमें आ जाएंगे नन लस्ट्रस। ठीक है, नन लस्ट्रस जो कि चमकता नहीं है। ठीक है, ओके, इतना कंप्लीट है, इतना समझ में आ गया। देन हम लोग फोर्थ में हम लोग और इसमें हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो मेटल्स होता है गुड कंडक्टर्स होता है। ठीक है, जिससे हम लोग आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, गुड कंडक्टर्स। ठीक है, और ये जो है बैड कंडक्टर्स होता है, क्या होता है, बैड कंडक्टर्स। ठीक है, बैड कंडक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या हो जाता है, तो एग्जाम्पल हम लोग गुड कंडक्टर्स के लिखेंगे तो फिर हो जाएंगे सिल्वर हो जाएंगे, है ना, गोल्ड हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं इधर, सिल्वर हो जाएंगे, ठीक है, देन गोल्ड हो जाएंगे, जिससे हमारा वो जो है इलेक्ट्रिसिटी आसपास हो सकता है। कॉपर भी लिख देंगे इधर, है ना, एल्यूमिनियम भी लिख देंगे। तो आपको अच्छा क्या लगता है कि और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो सिल्वर होता है ना सबसे बढ़िया कंडक्टर्स होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सबसे बढ़िया होता है, लेकिन घर में नहीं लगा सकते इसको, है ना, क्योंकि ये राज की बात है। यदि आप लगाओगे तो चोर आकर के आपके धन दौलत नहीं बल्कि आपका वायर ही चुरा करके लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिल्वर को वायर में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं बैड कंडक्टर था। ठीक है, और हीट कंडक्टर्स भी होते हैं बढ़िया, है ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना, तो इधर हम लोग लिख देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छा कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, देन इधर आ जाओ फिफ्थ में, और हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो और क्या क्या हो सकता है, तो सोनरस हो गया, लस्ट्रस भी हो गया, गुड कंडक्टर्स भी हो गए, है ना, देन और हो जाएंगे जब हम मेटल्स को पानी में डालेंगे, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिक ऑक्साइड, प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। और जब नॉन मेटल्स को यदि हम लोग वाटर में डालेंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर। इतना कंप्लीट है, ठीक है इतना। और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ये, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, जो कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि इसको यदि आपको इसको पिघलाना है, ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर्स देने होंगे तभी ये पिघल सकता है, ऐसे नहीं पिघलेगा, है ना। लेकिन ये जो होता है नॉन मेटल्स जल्द ही पिघल जाते हैं, है ना। इधर हम लोग लिख देते हैं पुअर, इधर हाई हो गया, है ना, इधर लेस मेल्टिंग पॉइंट या फिर लेस मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, है ना, अपने हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इतना कंप्लीट है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इतना आप लोग लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भी यदि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं तो फिर यदि ऐसे लिखोगे 5 या 6 तो आपको पूरा मिल जाएंगे। लेकिन और यदि आप जानना चाहते हो तो फिर मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हो जाएगा आपका 7 में ये मिलेबिलिटी रहता है ना, मिलेबल होता है, मिलेबिलिटी, है ना। तो मिलेबिलिटी क्या होता है सर? तो मिलेबिलिटी बच्चा ये होता है कि इट इज बिटन इनटू थिन शीट, है ना। क्या होता है? बिटन इनटू थिन शीट, बिटन इनटू थिन शीट, जैसे कि इसको आप पीट करके, है ना, इसको हम लोग एक चादर बना सकते हैं ना, पीट करके। जैसे कि आपके पास मान लो इतना सोना है, ठीक है, तो आप गए सोनार के पास, जो सोना का काम करता है उसके पास आप गए और उसको आपने बोला कि अंकल आप इसको सोना का, आप गोल्ड का एक प्लेट बना दो, राइट। तो फिर ये ऐसे थोड़ी बना देगा, जैसे कुम्हार लोग अपना बर्तन बनाते नो, वो पहले पीटेगा, राइट। वो मतलब जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको, वो जो इतना बड़ा है आपका ढेला के जैसा, स्टोन के जैसा, आपने उसको दे दिया, उसको फिर वो शेप में लाएगा, है ना। तो मतलब कोई कोई ऐसा मेटल्स होते हैं जिसको वो बढ़िया से बीट करके एक चादर जैसा, एक कोई शेप जैसा बना दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। तो फिर मेटल्स में आ जाएंगे क्या क्या आ जाएंगे? तो फिर जैसे कि गोल्ड आ जाएंगे, ठीक है, और फिर सिल्वर आ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। देन इधर जो होता है ये नॉन मिलेबिलिटी होता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? नॉन मिलेबल, नॉन मिलेबल, ठीक है। ये इसे जो पीटो या फिर कुछ करो, कुछ होगा ही नहीं, है ना, बूंद जैसा लेकिन बूंदी से नहीं कह सकते, है ना, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन आ जाओ इधर 8 नंबर में। तो 8 नंबर में हम लोग और एक जान जाते हैं जो कि होता है डक्टाइल, है ना, डक्टिलिटी। तो डक्टाइल मीन्स क्या होता है सर? तो इसको हम लोग लिख देंगे ड्राउन इनटू थिन वायर, ठीक है, थिन वायर, जो कि आप इसको पतला बना करके, रस्सी की तरह बना करके आप इसको एक वायर में बदल सकते हो, है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड का इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको मैं बताऊं, जो कि होता है 1 ग्राम जो होता है ना, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लेंथ बना सकते हो, है ना। सोचो 1 ग्राम को यदि आपने एक ग्राम गोल्ड लाया, अब उसको यदि आप तार के जैसा आप लंबा बनाना चाहते हो, थ्रेड के तरह, तो आप 2 किलोमीटर बना सकते हो, जस्ट इमेजिन। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ, ये एग्जाम में भी आते हैं, सॉरी एमसीक्यूज में भी आते हैं, है ना, तो इसको फिर ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर नॉन मेलेबल हो गया और ये नॉन डक्टाइल हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप इसको वीडियो को पोस्ट करके आप अपने कॉपी में आप इसको अब लिख सकते हो। लेकिन अब ट्विस्ट ये है सर कि मैंने बताया था टॉपिक के समय जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो फिर कोई ऐसे मेटल्स होते हैं, है ना, जो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, और कोई नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो फिर हम लोग जानेंगे कौन कौन ऐसा है ना। तो जैसे कि देखो
लस्ट्रस, है ना। तो ऐसा जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो लस्ट्रस होते हैं, है ना, मेटल्स होते हैं लेकिन लस्ट्रस नहीं होते। कौन कौन सा होता है सर? और इधर देखो, नॉन मेटल्स में यदि लस्ट्रस हैं, नहीं लस्ट्रस होता है कोई मेटल्स, नॉन मेटल्स, लेकिन कोई कोई ऐसा नॉन मेटल्स होता है जो लस्ट्रस होता है। जैसे कि आप इसको एक्सेप्शंस में लिख सकते हो, क्या एक्सेप्शन में लिख सकते हो, आयोडीन, है ना। आयोडीन एक एलिमेंट है जो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, बैड कंडक्टर, सिल्वर एंड गोल्ड, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो कि कोई कोई से ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि कंडक्टर बैड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लो, लीड ले लो, है ना, लीड ले लो, मरकरी ले लो, ये सब क्या होता है, एक्सेप्शनल में आते हैं, ठीक है। और इधर जाओ बैड कंडक्टर्स में, लेकिन बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इसमें भी कोई कोई अच्छा कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका ग्राफाइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ग्राफाइट। हाँ, एक चीज मैं बता दिया था इधर, भूल गया था। जनरली सारा हार्ड होता है मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में भी सारे सॉलिड लिक्विड गैस में भी आते हैं और सॉफ्ट होते हैं, सारा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है, इसमें एक ऐसा मेटल्स होता है जो हार्ड होता है ना, जो कि नॉन मेटल्स में आते हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्शनल बोलते हैं, है ना। जिसे हम लोग लिख देंगे डायमंड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हीरा। हीरा को आपने देखा कितना मजबूत रहता है ना, कितना हार्ड रहता है ना, वो नॉन मेटल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो सर वो तो लस्ट्रस भी करता है, हाँ लस्ट्रस भी करता है, लेकिन वो नॉन मेटल्स में भी, नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो शायद इतना क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। और ये जो एक्सेप्शनल मैंने बताया, कोई कोई एक्सेप्शनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल है, और एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज write it down, whatever I teach you, right? And whatever I wrote in a whiteboard. Just write it fast. ओके, लिख लिया ना। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में जाएंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, क्या है, क्या मैं बताया था दूसरा टॉपिक? आपने कॉपी में यदि लिखा होगा तो आपको ध्यान होगा, है ना, कि मैं दूसरा टॉपिक क्या बताया था। दूसरा टॉपिक था सर केमिकल प्रॉपर्टीज था। क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज था सर। अच्छा बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज था। ओह, चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज में के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है सर? देखो, इसमें भी दो या तीन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या होता है, जब मेटल्स एयर में कांटेक्ट होता है ना, तो फिर हम लोग उसे कह सकते हैं, इसका हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे कि क्या होता है जब मेटल्स जो है वो एयर में कांटेक्ट होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके साथ पिघल जाएगा या फिर बढ़िया बन जाएगा या फिर क्या होगा, है ना। वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो है मेटल्स, मेटल्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या मेटल्स होते हैं, है ना। वैसे आपके 5 चैप्टर्स में, हाँ, फोर्थ में तो कार्बन के बारे में, 5 चैप्टर्स में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बताया जाएगा कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, मेटोलाइट्स किसे कहते हैं, है ना, नोबल गैस किसे कहते हैं, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस ऑन 5 चैप्टर 5। लेकिन अभी मेटल्स के बारे में जान जाते हैं कि मेटल्स कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर के, है ना, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उसी को मेटल्स, और वही मेटल से आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वही मेटल्स आपको याद कर लो, और रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको मैं पहला चैप्टर्स में बताया था रिएक्टिविटी, पहला चैप्टर, हाँ पहला चैप्टर जब डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है ना। तो फिर इसका मैंने आपके लिए निमोनिक्स भी लाया था, है ना, जो कि मैं बताया था। क्या लिख करके बताया था मैं लिख करके बताया था कि आलिया, नहीं, कान्हा, है ना,
कान्हा का सुनो, कान्हा का मानो, सुनो नहीं, कान्हा का मानो। मेरा हिंदी थोड़ा रेटिंग थोड़ा खराब है ना, तो इसको लाइफ मत लेना, ठीक है। ओके, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है। ओके, कान्हा का मानो आलिया, जिनका जिनका फिर है लीला, फिर है लीला, छापा। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया था छापा, या फिर छाप ये भी लिख सकते हो, छापा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बताया था, ठीक है। अब देखो, ये जो का हो गया, इसे हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम, पोटासियम, सॉरी, के हो गया आपका पोटासियम। देन यन, यन आपका हो गया सोडियम, ठीक है। देन का, का यानी का ये हो जाएगा, है ना, का, है ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। देन यम, यन हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये तो मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम। देन एल्यूमिनियम हो जाएगा आलिया से, ठीक है। देन फेरम से हो जाएगा जिंक, जिंक हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा फेरम, यानी कि आयरन हो जाएगा, यानी कि आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, आई से आयोडीन हो जाएगा, राइट। तो फिर हमको हम लोग एफ आर लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, ठीक है यानी कि है, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर लीला यानी कि पीबी, यानी कि लीड हो जाएंगे, है ना, लीड यानी पीबी यानी कि प्लेटिनम, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद फिर छापा, यानी कि छापा सी से हो जाएगा कॉपर, ठीक है। देन ए से हो जाएगा सिल्वर, देन हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। देन पी से हो जाएगा प्लैटिनम। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इतना जो भी मैंने बताया है आपको ये मेटल्स के बारे में, ये मेटल्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा सर, तो इधर हो जाएगा पोटासियम, ठीक है, इधर हो जाएगा सोडियम, इधर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, इधर हो जाएगा अल्यूमिनियम, हो जाएगा जिंक, फेरम, आयरन भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, आयरन ही लिख देते हैं सबसे पहले, आयरन, ठीक है। देन हो जाएगा हाइड्रोजन, देन हो जाएगा प्लेटिनम, 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 देन कॉपर हो जाएगा आपका, देन आ जाएगा आपका सिल्वर, गोल्ड, देन प्लैटिनम लास्ट में। ये सब मेटल्स को आपको हमेशा याद रखना है ना, यहाँ भी याद कर लो, और जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो आपको आराम से और बढ़िया से समझ में आएंगे, है ना। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूजेस होते हैं, और पहला चैप्टर्स में मैं बता चुका हूँ, है ना, कि जो ऊपर में रहते हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे रहते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप क्लास 10th में हो तो कम से कम 30 तक तो आपको याद करना चाहिए एलिमेंट्स के नाम, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, स्कैंडियम, टिटानियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी जिंक तक आपको याद करना ही तो करना है, ठीक है, बाय ऑल मीन्स, ठीक है। तो आपको कम से कम 30 तक याद करना है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा वो हो गया था, है ना, डिस्टर्ब हो गया था उधर, तो कुछ थे। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कम से कम 30 तक तो याद करने ही करने हैं मेटल्स के नाम। मेटल्स के नाम जब आप क्लास 10th में हो तो कम से कम आपको मेटल्स के नाम 30 तक याद करने हैं, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक याद करना है, ठीक है। ओके, इतना तक हो गया कंप्लीट।
सो यहाँ तक हम आप याद कर लो, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हेन मेटल्स react with RECT react with air, है ना। आपके एनसीईआरटी में दिया गया था कि जब मेटल्स एयर में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एयर में क्या रिएक्ट होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा सर। एयर में होता क्या है, एयर में कुछ नहीं होता। एयर में होता है बच्चा, है ना। जैसे कि एयर में देखो क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। एयर में एयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एयर में बेसिकली सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन्स होते हैं, है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन्स होते हैं, देन आर्गन, कार्बन, ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर जैसे एयर में नाइट्रोजन्स होते हैं, ठीक है, देन हो जाएगा फिर आपका ऑक्सीजन्स हो जाएंगे, देन कार्बन हो जाएंगे, फिर और हो जाएंगे आर्गन्स हो जाएंगे, आर्गन यानी नोबल गैसेस, देन और आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स इसी में आ जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स और मेटल्स, सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे कि यहाँ पे लिख देखो, नॉन मेटल्स और मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स और मेटल्स इसमें आ जाएंगे एयर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट रहता है इस अर्थ में। देन ऑक्सीजन की बात करें तो ये फिर ये होता है 21%, ठीक है। फिर ये जो इतना जो है ये सब केवल 1% में आता है। ऐसे कैसे, यदि इसको हम लोग मिलाएंगे तो फिर 99% हो जाते हैं और फिर बस 1%, यानी कि ज़्यादा हमारे यदि अर्थ सरफेस पे यानी कि हमारे बीच ज़्यादा कौन सा एयर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। फिर ऑक्सीजन हो जाएगा 21%, ठीक है। इसी इसी यदि ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर 99% हो जाएंगे। और फिर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। और फिर बहुत सारे गैसेस हैं, नोबल गैस हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो 1% में आएंगे। इतना क्लियर है, ठीक है, कि एयर में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे अब हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मेटल्स प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो फिर क्या होगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे तो कॉपर O2 हो जाएगा, है ना। यानी इधर O2, यानी कि इधर भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इधर 2 ले लेते हैं, ये फिर हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। फिर और एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल ले लेंगे अल्यूमिनियम, 4 अल्यूमिनियम ले लेते हैं ताकि बैलेंस रहे, O3, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो फिर अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4AlO3 बैलेंस भी हो गया, है ना, और रिएक्टिव हो गया। लेकिन इसको हम लोग एम्फोटेरिक कहेंगे, है ना। अल्युमिनियम बेसिकली क्या होता है, एक बेसिक ऑक्साइड भी होता है और एक एसिडिक ऑक्साइड भी होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है ना। तो मेटल ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होता है ना, और एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड ऑक्साइड होता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों जिसमें रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इतना समझ में आ गया। जब मेटल ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड अलग अलग होते हैं, लेकिन जिसमें बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों रहेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं ना, कि टेल मी द नेम और चूज द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एक साथ डिफरेंसेस भी डायरेक्ट आते हैं कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसमें लिख देना एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन विच element which have acidic oxide also and basic oxide also, this is called, that is called what, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इतना क्लियर है। तो फिर चलो मैं इसका ये नेमोनिक्स में दे देता हूँ कि आप लोग एम्फोटेरिक को कैसे आप पहचान पाओगे कि एम्फोटेरिक होता क्या है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है,
क्या क्या आएंगे उसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं। जैसे कि आपको मैं लिख देता हूँ जिनेवा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ जिनेवा आलिया पब गई टिन लेने। ये नेमोनिक्स है ना, इससे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। तो जिंक हो जाएगा, है ना, अल्युमिनियम हो जाएगा, देन पीबी यानी लीड हो जाएगा, ठीक है, गई रहने दो, टिन यानी कि एसन हो जाएगा, है ना, फिर लेने गई यानी लीड हो जाएगा, है ना, लीड को हम लोग ही प्लेटिनम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये चारों, है ना, जिंक, प्लेटिनम एंड टिन, जहां भी आएंगे आपको हमेशा ध्यान रखना कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दोनों में बेसिक और एसिटिक ऑक्साइड दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो फिर इतना आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट हो गया होगा, है ना। फिर मैं अभी चलता हूँ सेकेंड टॉपिक में, ठीक है, मैं तुरंत अभी आता हूँ। हाँ, ये कह दीजिए। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइप्स इसके, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का। जब मेटल्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, जब हम लोग मेटल्स को वाटर में रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल नहीं, उससे पहले हम लोग ले लेते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, तो फिर क्या बनाएगा, तो फिर ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है हीट रिलीज करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम लोग सबसे बड़े एग्जांपल्स में हम लोग समझ जाएंगे। तो एग्जांपल्स में हम लोग ले लेंगे, चलो पोटासियम को, के प्लस H2O, तो फिर ये क्या होगा, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, जो कि हीट के द्वारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देन और भी ले सकते हैं हम लोग, सोडियम ले लेंगे, ठीक है, तो सोडियम प्लस H2O, जो कि हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यदि पूछेगा कि जब वाटर में हम लोग मेटल रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम लोग बता देना कि मेटल और वाटर को जोड़ेंगे तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन होगा, और आप 2 एग्जाम्पल दे देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि देखो इसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, है ना, कि जैसे कि एकदम, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, वैसा नहीं, जैसे कि आपने कभी देखे होंगे कि पानी में जब जब चूना मिलाते हैं तो फिर पूरा धधकता है ना, मतलब उबलता है ना, लाइक दैट इट विल ओकर। बट जब हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में देखेंगे, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में जब हम वाटर को हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपके ये पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, मान लो ये आपका टब है, ठीक है, और इसमें आप पानी रखे हैं, ठीक है, तो आप जब मैग्नीशियम या कैल्शियम को मिलाएंगे, है ना, तो हाइड्रोजन रिएक्ट तो करेगा, रिलीज तो करेगा, लेकिन रिलीज करने के बाद एक परत बना लेगा, है ना, ऐसे करके हाइड्रोजन यहाँ पे बबल्स की तरह आ जाएंगे, फ्लोट करने लगेंगे, और उसी पे ये जो सोडियम और कैल्शियम है वो इस पे तैरने लगेंगे इस सरफेस पे। लेकिन इसके केस में नहीं होगा, जब पोटासियम और सोडियम रहेगा तो उसमें पानी आप जब मिलाओगे तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ऊपर रिलीज हो जाएगा बहुत ही मात्रा में, है ना, और ये आपको उबलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। फिर हम लोग जानेंगे अब तीसरा टॉपिक, हाँ तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जब मेटल रिएक्ट करेगा सोल्ट में, है ना, सोल्ट या फिर एसिड, ठीक है, चलो पहले हम लोग एसिड में जान लेंगे, ठीक है, कि जब एसिड में रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर मेटल
प्लस एसिड, तो फिर क्या होगा, एक सोल्ट बना लेगा, ठीक है। देन मेटल प्लस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लिखो तो आप कोई सा भी एक मेटल्स ले लो, तो मेटल्स ले लेते हैं, चलो जिंक ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, प्लस एसिड में ले लेते हैं HCl। देन इसको हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तो फिर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यानी ये एक सोल्ट हो गया और एक हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ। दिस इज ऑल अबाउट एसिड और एसिड और मेटल को हम लोग जब मिलाएंगे तो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक्वा रिगिया है ना, एक्वा रिगिया एक रॉयल वाटर होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक्वा रिगिया एक रॉयल वाटर होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीज़ से बनता है सर? तो HCl से बनता है, एसिड से, और हाइड्रोजन नाइट्रेट से बनता है, ठीक है। ये जब मिल करके क्या बनाता है, एक्वा रिगिया, ठीक है। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो भी लिख सकते हैं, तो 3:1 होता है। ये एग्जाम में आता है ना, कि जब एक्वा रिगिया बनता है ना, तो उसका रेशियो क्या आता है, तो फिर 3:1 आता है, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जब HCl और HNO3 को मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, है ना, तो फिर एक्वा रिगिया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। लेकिन ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब एक्वा रिगिया वाटर है, वाटर में हम जब गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कोई भी ऐसे मेटल्स डालेंगे जो कि डिसॉल्व होने लगता है ना, कि जो मतलब गलने लगता है, राइट। जैसे पानी में आप चीनी डालते हो तो चीनी पिघल जाता है, उसी प्रकार इसमें भी पिघलने लगता है, तो ये इट इज़ वेरी कोरोसिव, ठीक है। तो इसे बच के रहना है ना। इसे आप अपना घर पे नहीं कर सकते हो, HCl और हाइड्रोजन नाइट्रेट को मिला सकते हो। व्हेन इफ यू वांट टू यूज इट, देन जस्ट कंसल्ट योर केमिस्ट्री टीचर एंड जस्ट गो टू द laboratory lab, हाँ, and then just do that, ठीक है, with the help of teacher, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जब एक मेटल्स, ठीक है, एक मेटल्स एक सोल्ट मेटल के बीच रिएक्ट होता है तो फिर क्या होता है, ठीक है। metals react with the salt, oh, salt solution, तो फिर क्या होता है, तो चलो मेटल्स हम लोग देख लेते हैं क्या मेटल्स रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग मेटल्स को यदि एक सोल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है ना। तो फिर चलो इधर मान लो जिंक है, ठीक है, एग्जाम्पल में है ये सब, ठीक है, जिंक है। देन और क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ये वाटर है, ये सोल्ट है और ये मेटल है। जब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसा क्या हुआ सर कि इसका जगह ये ले लिया, इसका जगह ये ले लिया, दिस इज व्हाट। देखो मैं आपको बताया था ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हाई है ये लो है, ठीक है। तो देखो अब कॉपर जो है सल्फेट के साथ मिला है ना, दोस्त बनाए रखा है और साथ में मजे कर रहा है, पार्क में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस जिंक को पता चला कि अरे कॉपर हमसे बहुत कमजोर है, हमसे बहुत वीक है, और मेरी जगह ले रहा है, वो दोस्त के साथ घूम रहा है इधर उधर, है ना, तो फिर उसे जलन हो जाती है ना। फिर वो उसे मार करके ये वो करके हटा करके वो अपना जगह ले लेता है, ठीक है, और वो अपना जगह लेकर के फिर उसके साथ घूमने लगता है, फिर से बेचारा कॉपर पीछे हो जाता है ना। यदि यदि कॉपर फिर देखेगा कि यदि जिंक चला गया वहां से तो फिर आकर के इसमें लग जाएगा, लेकिन जब तक ये रहेगा इसकी मजाल नहीं कि ये आकर के टच कर देते, क्योंकि ये जिंक जो है बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। लेकिन कॉपर यहाँ है ना, कॉपर तो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम को हटा करके वो अपना दोस्त बना सकता है ना, जिसमें सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम दोस्त बना कर रखे हैं, ठीक है। यही होता है, जो हाई है वो लेस को हटा करके अपना जगह ले लो, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द मेटल रिएक्ट विद द सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे
थर्ड टॉपिक है ना, जो कि है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट होता है तो फिर क्या होता है, रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्ट विथ रिएक्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, तो मेटल्स तो हार्ड होते हैं सर और नॉन मेटल्स तो बहुत ही ये होते हैं, तो फिर ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, जब एक साथ में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, चलो जानते हैं। तो इससे पहले आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल जाने होंगे, जैसे कि देखो मेटल्स ये सब सारे मेटल्स ही हैं, है ना, और नॉन मेटल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये सब मेटल्स ही हैं, नॉन मेटल्स आपको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि हैं जैसे कि आपके हो जाएंगे क्लोरीन, ठीक है, देन आपके हो गए ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, है ना, देन आपके हो जाएंगे सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, देन हो जाएंगे आपके ब्रोमीन, ठीक है, ये सब जो हैं क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, तो इससे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा, जैसे कि देखो पहले इससे कोई करते हैं, जैसे कि चलो इधर सोडियम ले लेते हैं, इधर क्लोराइड ले लेते हैं, तो Na+Cl, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा, जो कि नमक है, लेकिन ये बना कैसे, इसके पीछे का राज क्या है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। ओके, तो चलो हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसके पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, तो इसका नंबर तो पता है ना, यदि पीरियोडिक टेबल आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा, हाँ, कि पोटासियम और सोडियम ये सब कितने नंबर्स पे आते हैं, है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है, तो देखो बेटा सोडियम, सोडियम कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, ओके सर, और क्लोराइड कितना नंबर पे आता है, तो वो 17 नंबर पे, ठीक है, तो देखो देखते हैं इधर, इधर हो गया सोडियम और इधर हो गया क्लोराइड, तो ये जो है 11 नंबर पे आता है, ठीक है, और ये 17 नंबर पे आता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो है इसके भी सेल्स होते हैं, तो सेल्स होते हैं के, एल, एम, एन, ठीक है, तो के में दो ही प्रोटॉन्स रहते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर इसमें 8 हो जाते हैं, फिर इसमें 8 हो जाते हैं, फिर चलो हम दो ही रखते हैं ना, फिर 18 भी हो जाते हैं, फिर 18 18 फिर 32 32, ये सब आप 11th में जाओगे तो फिर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, अभी आप इतना ही समझो। तो सोडियम देखो कितना है, 11 है, तो सोडियम में कौन कौन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2 8 10, फिर 1 हो जाएंगे, तो ये जो एक लास्ट में है आप ऐसे लिख सकते हो कि एक जो है ना, एक फालतू है इसके पास, ठीक है, अब इसमें देखो 17 में, तो 17 में देखो क्या क्या हो जाएंगे, तो 17 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 10 18 हो जाएगा, है ना, 18 फिर एक 7 हो जाएगा, तो 7 जो है ये फालतू है, यानी कि इसमें क्लोराइड में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, लेकिन 8 जब होगा तभी वो क्या होता है, इसमें 8 लिख देते हैं, ठीक है, 18 में तो 8 लिख देते हैं, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होगा, स्टेबल में हो जाएगा, सारे एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल में रहें, है ना, तो देखो इसमें एक ज़्यादा है और इसमें एक कम है, इसमें तो पूरा 8 हो चुके हैं, यदि एक कहीं किसी को दे देगा तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा, और ये जब 7 है यदि और इसको कोई एक दे दे तो फिर ये 8 हो जाएगा, 8 में ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे ये दोनों को मिला देंगे, है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें, ठीक है, जब ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये तो चला गया, तो फिर इसमें कितने थे, 2 और 8 थे, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं NaCl, क्योंकि दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं, इसलिए हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्शन पूछे तो आप KLMN ये सबसेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि 2 फिर होता है, फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 32 32 ये होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 2 8 8 8 बस। अब देखो किसी का एग्जाम्पल दे दिया, मान लो कि सोडियम दे दिया, है ना, तो सोडियम का कितना होता है नंबर, ये याद करना है, ऑटोमिक नंबर तो 11 होते हैं,
फिर क्लोरीन का कितना 17। तो उसी प्रकार आपको इसे देख करके आपको ये कैलकुलेट कर लेना, जो लास्ट में आएगा तो उसे समझ, यदि कम है ना, 1 2 3 है तो समझ जाना वो किसी को दे देगा, और यदि 6 और 7 है यानी कि 8 के लगभग में है तो फिर उसे समझ जाना उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, वो किसी से लेगा, ठीक है। और ये कम है तो देगा और ज़्यादा है तो लेगा, और इसी प्रकार इधर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद फिर ये NaCl यानी कि नमक बन गया, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम। ओ, ये खत्म हो चुका है, 1 मिनट। ओके, कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या लें इधर, तो फिर इधर ले लेते हैं सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम में कितना होता है, तो कैल्शियम में होता है 20, ठीक है। इधर 20 हम ऊपर ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। सल्फेट में कितना होता है, तो फिर होता है इधर 16। तो अब देखेंगे कैल्शियम 2 करेंगे, फिर 8 करेंगे, 10 हो गया, फिर 18 हो गया, 10 8 18 हो गया, फिर 2 हो गया। यानी देखो ये कम है ना, तो ये देगा, लेगा नहीं। अब ये देखो 16 है, ठीक है, तो 16 में देखेंगे 2 हो गया, 8 हो गया, देन फिर 6 हो गया, यानी कि ये देखो 8 से लगभग में है, यानी कि ये लेगा। जैसे कि इधर देख लेते हैं, फिर हम इसे इधर यहाँ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम, तो कैल्शियम 2 ज़्यादा है ना, तो 1 2, ठीक है। सल्फेट 6 ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये मत समझ, देखो 8 है ना इधर, तो समझ जाओ ये 8 हैं पहले से ही बने हुए, ठीक है। 8 पहले से ही बने हैं, लेकिन 2 जो है एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा में है, ये 2 एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कैल्शियम सल्फेट, हाँ, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए तो फिर आपको बता देना चाहिए, ठीक है। तो चलो, यही इस चैप्टर ये चैप्टर का तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम लोग जाएंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इसको इरेज ही कर देते हैं, है ना। ओके, दूसरा टॉपिक है occurrence ऑफ मेटल्स। क्या है, occurrence 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 ऑफ RE होगा शायद ना? हाँ, occurrence ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स आता कहाँ से है ना। तो देखो अच्छा, इस टॉपिक में बस केवल आपसे कुछ डिफिनेशंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से डिफिनेशंस पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स होता क्या है। तो मिनरल्स वो होता है एलिमेंट और कंपाउंड इन विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ क्रस्ट से हम जो जिससे निकालते हैं, जिस एलिमेंट और कंपाउंड को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो इधर लिख सकते हैं एक्सट्रैक्टेड, ये अच्छा नहीं चलता है, मोटा चलता है, इसे सही में नजर में नहीं आ, इसे नजर आ रहे हैं क्या बढ़िया से, एक्सट्रैक्टेड a compound or element or compound from earth crust, बस, ठीक है। और आपके एग्जाम ये आ जाएंगे, जैसे कि हो गया ओर्स। तो ओर्स क्या हो गया भाई, तो ओर्स जो है इस एलिमेंट और कंपाउंड से जो मेटल्स, जो अच्छा चीज है ना, मतलब कि जो प्रॉफिटेबल चीज है, जिसे हम लोग काम में ला सकते हैं, उसे निकालने के हम लोग कहते हैं क्या, ओर्स, विच इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स में जो प्रॉफिटेबल यूजेस हैं, यानी कि जो हम लोग इसे यूज करते हैं, विच इज प्रॉफिटेबल कंपाउंड और एलिमेंट फ्रॉम मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड ओर्स, ठीक है। फिर हम लोग और जानेंगे, तो फिर इसमें और डिफरेंसेस आ जाएंगे, जैसे कि आगे आपका वेज,
ठीक है। तो गेग क्या होता है? तो गेग होता है कि इम्प्योरिटीज मिनरल्स, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो प्योर नहीं होता है ना, इम्प्योरिटीज मिनरल्स जैसे कि हो गए आपके, या तो इम्प्योरिटीज ओर्स लिखो, है ना। ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया सैंड हो गया, है ना, फिर छोटा मोटा रॉक हो गया, ऑल दिस अबाउट गेज, ठीक है। फिर और हम लोग जानेंगे मेटलर्जी। क्या बच्चा? ये इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल्स में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज मेटलर्जी? तो मेटलर्जी मीन्स क्या होता है? मेटलर्जिस्ट मीन्स प्योर मिनरल्स, ठीक है, प्योर मिनरल्स प्रेजेंट, ठीक है। जब इन ओर्स, चलो इन ओर्स लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपने मिनरल्स अर्थ से निकाला, ओर्स यानी कि जो प्रॉफिटेबल मिनरल्स था उसको साइड किया। अब साइड करने के बाद ओर्स में जो इम्प्योरिटीज हैं उसको हटा दिया, और जो प्योर वाला चीज है जो बढ़िया आपके काम आ सकते हैं उसको आपने रखा। प्योर मिनरल्स प्रेजेंट इन और विच कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन है। ये बेसिकली डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इतना एग्जाम्पल्स हैं, है ना, और नहीं है, ठीक है। तो मेटलर्जी आप प्योर मिनरल्स प्रेजेंट इन ओर्स, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग और पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक, है ना, जो कि है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। आखिर हम लोग लास्ट टॉपिक में चल ही आए हैं, है ना। कोरोजन है, क्या है? कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन मीन्स क्या होता है बच्चा? कोरोजन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोरोजन मीन्स होता क्या है। कोरोजन मीन्स होता है कि पार्टिकल्स और सब्सटेंस इन विच substance in which contact with moisture and eaten by it, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस यदि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और वो अपने आप को खत्म कर लेता है, जैसे कि मॉइस्चर भी हो सकता है। मॉइस्चर क्या क्या आ सकते हैं? मॉइस्चर में आपके आ जाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, देन वाटर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है मॉइस्चर्स हैं। जब ऐसा चीज़ में जब भी मॉइस्चर्स आते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जब जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कार या फिर ब्रिज या फिर कहीं भी, है ना, पानी आने के बाद यानी कि कोई भी मॉइस्चर्स है उसमें कांटेक्ट होने के बाद वो उसमें जंक लग जाता है ना, फिर धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो बिकॉज ऑफ कोरोजन, है ना, उसमें क्लोराइड हो रहा है, वो कोरोजन के चमचे में ये इसके हाथ में चला गया, इसीलिए वो आयरन कोरोड हो रहा है ना। इसीलिए इसे बचाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आयरन को यदि हमें यूज़ करना है तो फिर हम लोग इसको ऑयल और ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है? जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर जब आपस में मिलते हैं तब ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इसे प्रिवेंट कैसे करें सर? प्रिवेंट कैसे करें, यानी कि इसको प्रिवेंट मतलब कि ऐसे इसको बचाएं कैसे? जब हमें पता है कि हमारे कार या फिर हमारे ब्रिज को वाटर लगने के बाद, जंक लगने के बाद ये जो है लोहा जो है, आयरन जो है खत्म होता जा रहा है हमारे दुनिया में। तो फिर कैसे इसको बचाएं? क्या इसका अनुकरण करें ताकि हमारा जो ब्रिज है हमारा बच जाए, हमारा जो कार है यानी हमारा जो स्कूल में बेल रिंगिंग है वो बच जाए, है ना।
खराब ना हो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जब आपके घर में खिड़कियां हैं, जो लोहा की खिड़कियां होते हैं, तो वो भी जंग लगने लग जाते हैं, वो भी खराब होने लग जाते हैं। तो उसे कैसे बचाएं? तो सबसे पहले उसे क्या करें, प्रिवेंट करने के लिए पेंट कर दें, ठीक है। फिर यदि गाड़ी में है तो ऑयल और ग्रीसिंग कर दें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे मॉइस्चर से बचाएं, ठीक है। मॉइस्चर से बचाओगे तभी तो कुछ होगा। यदि पेंट भी कर सकते हो, ऑयल ग्रीसिंग भी कर लो, है ना, वो मॉइस्चर में भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट होता है गल्वनाइजेशन। ये तो डिफिनेशन से याद है एग्जाम में। तो गल्वनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक, है ना, पेंटिंग ऑफ जिंक, चलिए लिखते हैं सिंपल भाषा में, पेंटिंग ऑफ जिंक। जब आप जिंक एलिमेंट से आप पेंट कर देते हो आयरन को, तो फिर आयरन वो जो है हाइड्रोजन, ये वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी मॉइस्चर से वो कांटेक्ट नहीं होता है, और नहीं कांटेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, वो बच जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? मॉइस्चर एंड इटन बाय इट, ठीक है। उसके बाद रशिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, पेंट कर सकते हैं, ऑयल ग्रीसिंग में डाल सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक कर सकते हैं, है ना। से आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसा होता है ना, सिल्वर होते हैं, और सिल्वर में जैसे कि मान लो आपने एक चम्मच खरीदा, ठीक है, स्टील वाला चम्मच आपने खरीदा, फिर कुछ दिन में आप देखेंगे उस पर कुछ वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, है ना। तो यदि आप स्टील को, यदि कॉपर पेंट से आप उसे पेंट कर दोगे, है ना, तो फिर वो कभी वो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से या फिर वाटर से कांटेक्ट नहीं होगा था, क्यों, इसलिए वो कोरोजन में नहीं बदलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इतना ही है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स, और ज़्यादा नहीं है। इसी से आपके एग्जाम्स में आएंगे, है ना। तो इसे यदि आप एक बार और देख लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। तो लास्ट में मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, है ना, जो कि ध्यान से सुनो, ठीक है। ये एक शायर है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जवानी की। अजी की मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जवानी की। मेहनत कर और अपने आप को बनाओ इस कदर, मेहनत कर और अपने आप को बनाओ इस कदर, कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। दिस इज ऑल अबाउट, so just do hard work with a smart work and get your success. Thank you.